कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना, हॉल में गहरा सन्नाटा था जहां सभी एक बड़े खुलासे का सामना कर रहे थे। स्ट्रेस से भरे माहौल में एसआर ने युक्ति के असली कातिल का नाम उजागर किया, शौर्य गिल, जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त था। यह सुनते ही वेदिका के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसने हमेशा अपने भाई को निर्दोष माना था। एसआर ने एक्सपेक्ट किया कि उसने गलती से वेदिका के भाई को दोषी समझ लिया था और अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। लेकिन ये सच में वेदिका के लिए आसानी से स्वीकार करने वाली चीज नहीं थी। गुस्से और दर्द से भरी उसने एसआर पर अपनी भावनाओं का प्रहार किया। उसे उसकी गलतियों के लिए उसने दोषी ठहराया और अपने भाई के साथ हुई नाइंसाफी की याद दिलाई। एसआर की गंभीरता इस बात का संकेत थी कि वो अपने लिए कई बार ऐसी चीजें कर चुका था। उसने संयम को गोद में उठाया और उसे वैदिक को सौंप दिया, जैसे अपने अतीत की भूलों को सुधारने की कोशिश कर रहा हो। वैदिक अपने बेटे को पाकर इमोशनल हो चुका था, लेकिन वेदिका अभी भी एसआर से जवाब मांग रही थी। क्या वो उन तकलीफों को मिटा सकता है जो उसने सभी को दी थी? इसी बीच एसआर ने एक और बड़ा सच बताया। अभिमन्यु को होश आ चुका था। यह खबर सुनकर वेदिका की आंखों में राहत की और इमोशन की एक अलग ही खुशबू देखने को मिल रही थी। एसआर ने एक्सपेक्ट किया कि उसने बहुत गलतियां की, लेकिन अब वो सब कुछ सही करना चाहता है। क्या वेदिका एसआर को माफ करेगी? आइए सुनते हैं। एसआर ने गहरी सांस ली और वेदिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था जिसका जवाब उसे अब भी नहीं मिला था। उसकी आवाज पहले से ज्यादा ठहरी हुई थी, लेकिन गंभीर थी। तो क्या मैं इसका मतलब ना समझूं? वेदिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें एसआर की आंखों से टकराई, लेकिन उसने सिर्फ एसआर का हाथ थाम लिया। एसआर इस लम्हे के लिए तैयार नहीं था। इतना कुछ हो जाने के बाद, इतनी नफरत, इतनी गलतफहमियों के बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि वेदिका ऐसा करेगी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो खुद को संभाले हुए था। इंटरेस्टिंग, उसने हल्की आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी ठहराव वाली शक्ति नहीं थी, बल्कि एक नया एहसास था, शायद सुकून का। वेदिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे डैड ने हमेशा मुझे सिखाया है कि जब कोई शख्स खुद को बदलने की कोशिश करे तो उसकी इस कोशिश में जमकर उसका साथ देना चाहिए। एसआर ने अपने होठों को दबाया और हल्के से सिर झुका लिया, जैसे उसने इस बात को स्वीकार कर लिया हो। वेदिका आगे बढ़ी और अपने डैड को गले लगा गई। न जाने कितने वक्त के बाद उसने अपने डैड से इस तरह से प्यार किया था। वो लम्हा उनके लिए किसी जीत से कम नहीं था। उनकी आंखों में खुशी और सुकून साफ झलक रहा था। डैड, वेदिका ने हल्की आवाज में कहा, जैसे उसके भीतर का बोझ उतर गया हो। एसआर एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो अब भी अपने अंदाज में था, पॉजिटिव लेकिन अपने स्टाइल में। वेदिका अब अपने भाई वैदिक के पास गई और उसे गले लगा लिया। वैदिक ने हल्की मुस्कान के साथ उसके सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, थैंक यू वेदिका। वेदिका ने संयम को अपनी बाहों में ले लिया और उसके गाल को प्यार से चूमा। मुझे इसकी बहुत याद आएगी, उसने हल्के से कहा। एसआर तब तक एकदम शांत खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में यह सब कुछ दिख रहा था। उसके भीतर जो हलचल थी वो भी दिख रही थी। फिर एसआर ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलो अब निकलते हैं हम लोग। वेदिका ने अपने डैड और भाई को अलविदा कहा और एसआर के साथ कार की तरफ बढ़ गई। एसआर ने कार स्टार्ट की और बिना कुछ कहे ड्राइव करने लगा। वेदिका ने कुछ सेकंड्स तक इंतजार किया, फिर आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। एसआर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये घर का रास्ता तो नहीं है? एसआर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, सब्र रखो, बहुत जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें। वेदिका ने गहरी सांस ली। अब और सब्र नहीं हो रहा है, क्या आप सीधे नहीं बता सकते? एसआर ने एक हल्की हंसी के साथ उसकी तरफ देखा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी चीज को सीधा बताने वाला हूं? वेदिका ने मुंह फेर लिया और गुस्से में खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे आपसे कुछ भी सीधा जानने की वैसे भी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, एसआर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कमाल है, मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी चीज कर रहा हूं और तुम मेरी तरफ एक बार तारीफ भरी नजरों से भी नहीं देख रही। वेदिका ने घूर कर एसआर को देखा। तो बताइए ना साफ साफ कि बात क्या है? एसआर ने एक हाथ से कार चलाते हुए दूसरे हाथ से अपने माथे पर हल्की सी थपकी मारी। पता नहीं क्यों लगता है कि मैं इतना इजी इंसान हूं, तुम्हें क्यों लगता है यार?
तुम्हें खुद अंदाजा लग जाना चाहिए था अभी तक तो। वेदिका अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। एसआर, आप मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, बताएंगे आप? एसआर ने वेदिका से कहा। तुम्हारी ये परेशानी ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगी वेदिका। वेदिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे कार उस विला के करीब पहुंच रही थी उसे अंदाजा तो हो गया था कि वो कहां जा रहे हैं। उसकी सांसें तेज हो गई। वो एसआर की तरफ घूरते हुए बोली, क्या आप मुझे फिर से उसी घर में छोड़ने वाले हैं? एसआर ने बिना उसकी तरफ देखे कार ड्राइव करते हुए शांत लहजे में कहा। वेदिका मेरी जान, सब्र रखो, सब्र। उसके इस लहजे में वही पुराना डोमिनेंस था, वही ठहराव, वही हुकूमत करने वाला अंदाज। वेदिका ने गुस्से में होंठ भींच लिए और चुपचाप बैठ गई, लेकिन उसके अंदर का तूफान शांत नहीं हो रहा था। वो अपनी मुट्ठियां भींचे खिड़की से बाहर देखने लगी। कार रुकी एसआर के उस विला के बाहर जहां उसने नताशा को रखा हुआ था। एसआर कार से उतरा और अपना कोल्ड एक्सप्रेशन बरकरार रखते हुए सीधा विला के अंदर चला गया। वेदिका थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर अपने गुस्से को पीते हुए उसके पीछे पीछे चल दी। एसआर, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन एसआर ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसने वहां खड़े एक सर्वेंट को इशारा किया और कहा, जाओ नताशा मैम को बुलाकर लेकर आओ, उनसे कहो कि एसआर सर उनसे मिलना चाहते हैं। सर्वेंट ने सिर झुकाकर आदर से जवाब दिया और तेज कदमों से नताशा के कमरे की तरफ चल गया। वेदिका के सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूटने लगा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तो आप मुझे यहां इसीलिए लेकर आए हैं? उसने एसआर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू और जलन दोनों झलक रहे थे। ताकि आप मेरी नजरों के सामने अपनी नताशा के साथ वक्त बिता सके। मैं आपको इस सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगी एसआर। आपकी यही हरकतें मुझे आपकी सारी सारी जातियों को याद दिलाने लगती है। एसआर ने अब कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने एक हाथ से अपने कॉलर को हल्का सा एडजस्ट कर रहा था, मानो ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। लेकिन वेदिका नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, मैं पागल थी जो एक पल को भी नहीं सोचा आपके साथ आने के लिए। हाँ, मुझे लगा कि आप सच में अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप वही के वही हैं एसआर, वही सर्द दिल वाले इंसान जिसे किसी की फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक एसआर ने झटके से वेदिका की कमर को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। एसआर, क्या कर रहे हैं आप? वेदिका के मुंह से यकायक निकलने लगा। एसआर ने अपनी इंटेंस और हस्की आवाज में कहा, बहुत इम्पेशेंट हो तुम, जरा भी सब्र नहीं है ना तुम्हें? वेदिका ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एसआर की पकड़ किसी मजबूत हथकड़ी से कम नहीं थी। यह पूरा का पूरा एसआर सिर्फ तुम्हारा है मेरी जान, बस थोड़ा सब्र रखो, वरना, उसने उसके चेहरे के करीब आकर कहा, वरना मुझे तुम्हारी बोलती बंद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और तुम जानती भी हो कि मुझे इसमें कोई झिझक भी नहीं है। एसआर की आंखों की इंटेंसिटी देखकर ही वेदिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो इस लहजे में बात कर रहा था जैसे उसके हर शब्द इस पूरी दुनिया को उसके सामने झुका सकते हैं। वेदिका ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसके अंदर का गुस्सा तो अभी भी था ही, लेकिन एसआर का ये इंटेंस अंदाज उसे पूरी तरह से जड़ बना चुका था। एसआर ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, समझ गई तुम? वेदिका ने तेजी से सिर हिलाया, जिससे एसआर ने उसकी कमर की पकड़ को थोड़ा ढीला कर दिया। तभी सीढ़ियों से कदमों की आहट आई। वेदिका ने अपने गुस्से से भरी नजरें उठाई और उस दिशा में घुमाई। सीढ़ियों से उतरती एक लड़की जिसने एक बेहद बोल्ड शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, अपने बालों की लटों से खेलते हुए नीचे आ रही थी। उसका कॉन्फिडेंस, उसका गुरूर, उसकी चाल, सब कुछ सीधे एसआर को रिझाने के लिए था। नताशा ने अपनी मखमली आवाज में कहा, एसआर। एसआर के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। उसने अपने हाथ को क्रॉस कर लिया और एक गहरी सांस लेते हुए नताशा की तरफ देखा। वेदिका की नजरें गुस्से से भर गई थी। कितने स्टाइल से चल रही है, जैसे कोई महारानी हो कहीं की, उसने खुद से बड़बड़ाया। नताशा की आंखें बस एसआर पर टिकी थी। वो नीचे आते ही सीधा एसआर के सामने खड़ी हो गई। नताशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो आखिर तुमने मुझे बुलाया है, लगता है तुम पछतावे के साथ आए हो यहाँ। एसआर ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया, हाँ। वेदिका ने एसआर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। नताशा ने एसआर की आंखों में झांकते हुए पूछा, क्यों बुलाया? नताशा की उंगलियां एसआर के चेहरे को सहला रही थी, जिसे एसआर की बगल में खड़ी वेदिका की जलती आंखें देख रही थी। एसआर ने एक ठहराव के साथ जवाब दिया, बिकॉज इट्स टाइम टू एंड दिस ड्रामा। वेदिका के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ चुकी थी। ये सब क्या है? एसआर उसे यहां क्यों बुला रहे हैं? क्या वो नताशा को लेकर कोई फैसला लेने वाले हैं?
एसआर ने उसी वक्त अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उसकी आंखों में वही सख्त एक्सप्रेशन थे, वही दबंग अंदाज। कॉल लगभग कुछ ही मिनटों तक पहुंच चुकी थी। कुछ गार्ड्स तेजी से वहां पर आ चुके थे। एसआर ने बिना किसी इमोशन के सीधे अपने गार्ड्स को हुक्म दिया, नताशा मैडम को नजरबंद कर दो। नताशा, जो अब तक अपने कॉन्फिडेंस में थी, अचानक चौंक गई। व्हाट? एसआर, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने गुस्से और हैरानी से एसआर की तरफ देखा, लेकिन एसआर ने एक तीखी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ झुकते हुए सर्द हंसी के साथ कहा, तुम्हें इस घर में लाया ही इसीलिए गया था क्योंकि तुम सिर्फ एक चारा हो मेरे लिए। नताशा ने एक झटके से उसे कहा, व्हाट डू यू मीन? उसकी आवाज अब तक सबसे ज्यादा घबराई हुई थी। एसआर ने अपने हाथों को क्रॉस किया और हल्के अंदाज में कहा, तुम चारा हो नताशा, एक ट्रैप जिससे तुम्हारा वो बुजदिल भाई शौर्य गिल खुद मेरे सामने आएगा। ये सुनते ही वेदिका की आंखें चौड़ी हो गई। शौर्य गिल? वेदिका अब तक इस बात से अनजान थी कि नताशा उस इंसान की बहन थी जिसने उसकी युक्ति भाभी की जान ली थी। उसका दिल धड़कने लगा था बहुत जोरों से। एसआर का यह प्लान अब उसे समझ में आ रहा था। तो इसीलिए एसआर ने उसे अपने घर में रखा था? वो चौंकते हुए एसआर की तरफ देख रही थी, लेकिन एसआर की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसके लिए यह सिर्फ एक प्लान था जिसे उसे अंजाम देना था। नताशा का कॉन्फिडेंस अब टूट चुका था। एसआर, तुम मुझे ट्रैप कर रहे थे? एसआर ने सर्द हंसी के साथ जवाब दिया, बिल्कुल, और तुम मेरे प्लान का सबसे अहम हिस्सा थी नताशा। तुम्हारा भाई कहीं भी हो, लेकिन तुम्हें खोने के डर से बाहर जरूर निकलेगा, और बस यही मेरा मकसद है। नताशा ने गुस्से और बेबसी में एसआर की तरफ देखा। एसआर, तुम ये नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस शिट विद मी। एसआर ने उसकी घबराहट को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए अपने गार्ड्स की तरफ देखा। ले जाओ इसे। गार्ड्स आगे बढ़े और नताशा की कलाई को पकड़ लिया। नहीं एसआर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे इस तरह से नजरबंद नहीं कर सकते। लेकिन एसआर ने बिल्कुल सर्द लहजे में कहा, तुमने सोचा क्या था कि एसआर तुम्हें इस घर में रखने के लिए क्यों लाया है नताशा? मैं किसी को अपनी दुनिया में जगह बेवजह नहीं देता। जब तक तुम मुझे शौर्य का पता नहीं बताती थी, तब तक इस घर में सिर्फ कैदी रहोगी तुम। नताशा छटपटाने लगी, लेकिन गार्ड्स उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। वेदिका, जो अब तक स्तब्ध थी, उसने एसआर की तरफ देखा। एसआर, क्या ये सही है? एसआर ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी झिझक के कहा, सही और गलत का अब कोई मतलब नहीं है वेदिका, अब बस बदला मायने रखता है। वेदिका ने घबरा कर कहा, पर ये गलत है, तुम किसी और को इस तरह से कैद नहीं कर सकते। एसआर ने एक अर्ध मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं जो करता हूं वो सही और गलत के ऊपर होता है वेदिका, और तुम अब तक ये समझ भी नहीं पाई। गार्ड्स नताशा को एसआर के घर में बनी एक सीक्रेट सेल की तरफ ले जा रहे थे। वो छटपटा रही थी, गुस्से में चिल्ला रही थी, एसआर मुझे जाने दो, शौर्य भाई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। एसआर ने दूर से देखा और हल्के से अंदाज में कहा, बस यही तो मैं चाहता हूं कि वो बाहर तो निकले एक बार। गार्ड्स ने नताशा को सेल के अंदर धकेलते हुए दरवाजा बंद कर दिया। एसआर अब पूरी तरह से अपने प्लान में सफल था। क्या एसआर का यह कदम सही था? क्या शौर्य सच में सामने आएगा? क्या इस बार सही है एसआर का अंदाजा, या फिर एक और मिस्ट्री की लेयर अभी बाकी है एसआर के सामने आनी? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।